PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about death of 18 elephants by lightning, and this topic is important from our syllabus paper 2, important geophysical phenomena point of view. सो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि हाउ 18 एलिफेंट्स वेर फाउंड डेड नियर बामुनी इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. और जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है वो ये है कि दीज एलिफेंट्स डाइड बिकॉज ऑफ लाइटनिंग. बिजली गिरी थी इनके ऊपर. लेकिन फिर बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन करने लगे कि बिजली गिरने से इतने सारे एलिफेंट्स एक साथ कैसे मर सकते हैं. कुछ लोग तो ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि बिजली गिरने से एलिफेंट्स को इम्पैक्ट होना चाहिए, फिजिकल डैमेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. कुछ लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दे रहे थे कि हो सकता है लोकल लोगों ने एलिफेंट्स को पॉइजन दे दिया हो. तो ये सब कुछ बातें चल रही थी. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, इस तरह के सारे र्यूमर्स को क्लियर करने के लिए आर्टिकल पब्लिश किया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे लाइटनिंग या बिजली गिरने से एलिफेंट्स या और कोई जानवर मर जाते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, बिजली और उसके साथ जो बादल गरजना होता है, वो उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है. तो देखिए इस फिगर की मदद से समझिए. जैसे सन है, जब वो सन बहुत आप समझिए समर का टाइम है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो उस टाइम में जो भी वाटर बॉडीज होती हैं वे इवापोरेट करने लगती हैं. इवापोरेट करके एक तरह की कन्वेक्शनल विंड बन जाती है. कन्वेक्शनल विंड मतलब विंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. इस तरह से विंड राइज करने लगती है ऊपर के डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि सन के डायरेक्ट हीटिंग से जो नीचे का एयर है वो वार्म हो जाता है. वार्म हो जाता है तो एक्सपैंड हो जाता है. एक्सपैंड हो जाता है तो उसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है और वो फिर विंड राइज करने लगता है. कन्वेक्शनल विंड अपने साथ साथ वो बहुत सारा मॉइस्चर को लेकर के भी उठता है. इसको हम लोग कन्वेक्शनल विंड कहते हैं. अब जब ये मॉइस्चर अपने साथ लेकर के ऊपर उठता है तो एट सर्टेन हाइट, ऊंचाई पे तो आपको पता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है. तो एट सर्टेन हाइट ये जो मॉइस्चर्स हैं धीरे धीरे वाटर वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन. और यही सारे बहुत सारे लिक्विड जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड्स. अब क्लाउड के अंदर जब लिक्विड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है तो इस तरीके से लिक्विड रेन के फॉर्मेट में गिरने लगता है. तो इस तरह से नीचे रेन के फॉर्मेट में लिक्विड गिरने लगता है. अब होता क्या है, ध्यान से समझिए कि एक तरफ तो क्लाउड है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ जो क्लाउड्स में नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं वो धीरे धीरे रेन के फॉर्म में नीचे गिर रहे हैं. लेकिन नीचे से ये कन्वेक्शनल विंड फिर भी चल रही है साइमल्टेनियसली, वो साथ ही साथ चल रही है. तो ये कन्वेक्शनल विंड जब इस क्लाउड के क्रॉस निकलते हैं या गुजरते हैं तो ये कन्वेक्शनल विंड फिर इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में सेपरेट कर देता है. और फिर इसके पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं, निगेटिव चार्ज नीचे रह जाते हैं, इस तरीके से. तो मुद्दा यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है ये कन्वेक्शनल विंड और इसके चार्जेज को सेपरेट कर देता है. और जब चार्ज सेपरेट हो गए तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो क्रिएट हो गई. आपको भी पता होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए दो एंड क्रिएट किए जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज. तो एक तरफ हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और अपने आप बिजली फिर वहाँ पे चलने लगती है. तो वायर जो हमारे घर में जनरल वायरिंग है, जो जनरल इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में फ्लो होती है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है. वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाता है. एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है. इन क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ्लो करने लगती है जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, बिजली कहते हैं. देखिए इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज बिजली ऐसे फ्लो करने लगती है. अब होता क्या है इसमें और कुछ समझ लीजिए कि जब जब बिजली इस तरह से चमकती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो वायर के थ्रू ही चले, तार के थ्रू ही चले. थोड़ा सा भी अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, कंडक्शन उसको मिल सकता है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिसिटी चलने लगती है. इसका मतलब है कि ये बिजली है. तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ
थोड़ा टेम्परेचर भी राइज होता है आसपास के एयर का, क्योंकि बिजली जब चलेगी तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो आसपास का एयर टेम्परेचर राइज होता है। सडन टेम्परेचर राइज होने के कारण आसपास का एयर एक्सपैंड करता है सडनली, और वो सडन एक्सपेंशन के कारण जोर से आवाज आती है, जिसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं, बादल गरजना कहते हैं। तो ये दोनों चीजें, लाइटनिंग बिजली चमकना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच से इस तरह से लाइट निकलती है, बिजली चमकना या लाइटनिंग, और इस लाइट के कारण, हीटिंग के कारण, सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर के कारण होता है थंडर स्टॉर्म या बादल गरजना। इस चीज को इस वीडियो के मदद से भी समझते हैं। देखिए, जो चीज भी मैंने बताया जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। वाटर बॉडी है, ऊपर सन है, नीचे एक्सेसिव हीटिंग होगी अगर, तो यहाँ से फिर जो विंड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में राइज करने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल विंड, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको कहते हैं एडवेक्शनल विंड। अब ये विंड अपने साथ साथ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन बहुत सारा वाटर वेपर भी लेकर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पानी जो है वहाँ पे हीटिंग के कारण वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है, और ये वाटर जो इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे ये कंडेंस होने लगेंगे, यानी कि वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और ये कंडेंस हो करके ये जब लिक्विड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्लाउड बनने लगेगा इस तरीके से, और ये क्लाउड के अंदर बहुत सारा लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी है, बहुत सारा वाटर वेपर भी है, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट जब बहुत हेवी होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं इस तरीके से। आप देखिए, तो ये रेन होने लगी, लेकिन साथ ही साथ नीचे से तो कन्वेक्शनल विंड है ही, वो जो नीचे से कन्वेक्शनल विंड चल रही थी वो तो है ही। ये कन्वेक्शनल विंड क्या करती है, इस वाटर ड्रॉपलेट को ब्रेक कर देती है इस तरीके से। देखिए, नीचे से जो कन्वेक्शनल विंड चल रही है इस वाटर ड्रॉपलेट को सेपरेट कर देती है, उसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग कर देती है, और फिर यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ बिजली निकलने लगती है। इसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। ज़्यादातर लाइटनिंग तो आसमान में ही होता है, बादलों के अंदर ही होता है, क्योंकि उसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कभी कभार होता क्या कि ये बिजली जमीन पे भी गिरने लगती है इस तरीके से, क्योंकि हमारे अर्थ भी रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज पे है विथ रिस्पेक्ट टू दीज क्लाउड्स, और इस तरह से बिजली जब जमीन पे गिरती है तो फिर वो बहुत सारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकती है। देखिए कैसे बिजली जमीन पे गिर रही है, और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में, इस नगांव वाले केस में, जहाँ पे 18 एलिफेंट्स वर फाउंड डेड। हुआ क्या है कि जब भी ये बिजली ज़मीन पे गिरती है तो खासकर वो कुछ टॉलर चीज़ों पे गिरती है, जैसे बड़ा सा कोई ऊंचा सा ट्री हो उसके ऊपर वो गिरती है, क्योंकि वो ट्रीज जो है वो क्लाउड्स के बहुत नज़दीक होता है, तो वहाँ पे वो बिजली गिरती, और उस ट्री के आसपास में अगर कोई जानवर हो तो उसको खतरा हो सकता है। इट माइट इंजर दैट एनिमल और इवन माइट किल दैट एनिमल। अभी जो लाइटनिंग गिरती है एनिमल्स के ऊपर वो अलग अलग तरीके से गिर सकती हैं। जैसे देखिए, एक होता है साइड फ्लैश, मतलब ये पेड़ के ऊपर ये बिजली गिरी और इसके आसपास में कोई जानवर खड़ा है, तो फिर इस बिजली का एक पोर्शन सेग्रीगेट होकर के इस एनिमल के ऊपर आ गिरता है, और इस एनिमल के थ्रू इसके बॉडी से होते हुए जमीन के अंदर जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस बिजली को क्या है, इसको पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जो हमारा अर्थ है उस तक पहुंचना है। तो उस पेड़ पे गिरा, उस पेड़ के थ्रू ना होते हुए इस एनिमल के थ्रू होते हुए जमीन पे पहुंचेगा, जिसको कहते हैं साइड फ्लैश। इस चक्कर में भी इस एनिमल का इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, मतलब समझिए झटका लगना, जैसे हमें बिजली के झटके लगते हैं ना, वैसे इस जानवर को झटका लगा होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि एनिमल्स को, ये जो एलिफेंट्स हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ फिजिकल या बॉडी डैमेज, जले नहीं वो, तो भाई बिजली गिरने से लोग या कोई भी जानवर जलता नहीं है, बिजली गिरने से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा तरीका है उस पर बिजली गिरने का, उसको कहते हैं टच पोटेंशियल, कि मान लो कि इस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी और इस पेड़ के टच में है ये जानवर, तो इसके अंदर से भी बिजली होकर के गुजरने लगेगी, तो साइमल्टेनियसली पेड़ के थ्रू भी गुजर रही है, इस जानवर के थ्रू भी गुजर रही है, उसमें भी इसको नुकसान होता है टच पोटेंशियल में। और तीसरा है साइड स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल में जानवर थोड़ा दूर पे खड़ा है मान लो, फिर भी होता क्या है कि इस पेड़ के थ्रू होकर के बिजली जब पहुंची जमीन के अंदर, तो फिर जमीन के थ्रू होते हुए जानवर के बॉडी से होकर के पास करेगी, इसको कहते हैं हम लोग स्टेप पोटेंशियल। और ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें कई सारे एलिफेंट्स मारे हुए पाए गए हैं, हो सकता है कि तीनों ही चीज हुई हो, कुछ जानवर आसपास में हो, कुछ यानी कि उनके साथ साइड फ्लश हो गया हो, या फिर कुछ जानवर पेड़ को टच करते हुए खड़े होंगे एलिफेंट्स, उनके साथ टच पोटेंशियल वाला इंपैक्ट हो गया होगा, कुछ थोड़े दूर खड़े होंगे उनके साथ स्टेप पोटेंशियल हो गया होगा, तो इस कारण से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। अभी इस पूरे इवेंट्स में भी जो बिजली गिरने का पूरा प्रोसीजर है उसमें भी एलिफेंट्स को सबसे ज़्यादा खतरा है, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि देखिए एलिफेंट्स के दोनों पाँव के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनका बड़ा शरीर है,
और जितना ज़्यादा दूरी होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो जितना ज़्यादा दूरी होगा उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण हुआ क्या कि ये आगे वाला जो एरिया है, आगे वाला जो पाम है वो हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज रेंज में आ गया, पीछे वाला पाम लो वोल्टेज रेंज में आ गया, और यहाँ से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यही अगर कोई छोटा जानवर होता जिसका आगे और पीछे का पांव बिल्कुल पास में है, तो उसके हाई और लो पोटेंशियल के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो उसको झटके लगते लेकिन बहुत कम लगते। लेकिन यहाँ पे चूंकि हाथी के बीच के दोनों आगे और रियर और फ्रंट पाँव और रियर फ्रंट पाँव के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, उस कारण से पोटेंशियल का भी डिफरेंस हो गया, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का डिफरेंस हो गया, और इस कारण से इन हाथियों को बहुत झटके लगे होंगे। सो दैट मेक्स एलिफेंट्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल एज कंपेयर टू एनी स्मॉलर एनिमल लाइक रैट्स। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स की बात की जाए तो पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे बल्क में एनिमल्स की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। फॉर एग्जाम्पल 2007 में 5 एलिफेंट्स वेर फाउंड डेड near Baksa Tiger Reserve in West Bengal. In 1972, 53 reindeers were killed in a lightning strike in Alaska. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट साइक्लोन ताउते. This topic is again important from our syllabus paper 2, important geophysical phenomena point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ सरल सा है कि एक साइक्लोन अरेबियन सी में बना है और इसका नाम दिया गया है साइक्लोन ताउते. ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वाले रेंज में इसको रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है, और ये धीरे धीरे हमारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव कर रहा है. और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ऐसा मानना है कि शायद से ये गुजरात कोस्ट को हिट करेगा बाय टुमारो. लेकिन कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि बाय टुनाइट इट माइट हिट महाराष्ट्र कोस्ट, मुंबई कोस्ट स्पेशली. तो देखते हैं, कल तक तो पता चल ही जाएगा कि ये कहाँ हिट करता है. साइक्लोन ताउते इसको रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में. तो देखते हैं अलग अलग तरह की कैटेगराइजेशन जो साइक्लोन्स की गई है. देखिए 5 तरह के कैटेगराइजेशन की गई हैं साइक्लोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, विंड स्पीड. सबसे कम विंड स्पीड वाले साइक्लोन को हम लोग नॉर्मल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कहते हैं. उनकी स्पीड 61 टू 88 किलोमीटर पर आवर होती है. फिर होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, स्पीड 89 टू 117 किलोमीटर पर आवर. फिर होता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 118 टू 166 किलोमीटर पर आवर. और ये जो साइक्लोन ताउते है वो इस तीसरे वाले कैटेगरी में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में है. फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 167 टू 221 किलोमीटर पर आवर. और फिर होते हैं सुपर साइक्लोन जिनकी स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से भी ऊंची होती है. अब एक बार ब्रीफली जरा समझ लेते हैं कि साइक्लोन क्यों बनते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं. आई होप आप तो सब समझते ही होंगे. दे आर फास्ट सर्कुलेटिंग विंड्स. तो इस तरह से फास्ट विंड मूव करती है और बीच वाला जो एरिया होता है जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, वहाँ पे बहुत तेज बारिश होती रहती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो इस सिस्टम को कहते हैं साइक्लोन. ये कैसे बनता है जरा देखते हैं. नॉर्मली साइक्लोन मई जून महीने में या सितंबर अक्टूबर महीने में बनती है. क्यों? क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है जब मॉनसूनल रेन नहीं होते, मॉनसून आने से जस्ट पहले वाला वक्त है. इस कारण से यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल एरिया है यहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. और बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण होता क्या है कि कभी कभार कोई एक पर्टिकुलर एरिया, ये वाला एरिया मान लो, एक्सट्रीमली हीटेड हो गया. और एक्सट्रीमली हीटेड होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने के कारण ऊपर की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. गर्म हो जाने के कारण वो एक्सपैंड होती है तो कन्वेक्शनल विंड बनकर ऊपर जाने लगते हैं और ये एरिया लो प्रेशर जोन में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. जब ये लो प्रेशर बन गया तो आसपास की विंड्स इस एरिया में कन्वर्ज करेंगी और यहाँ पे कन्वेक्शनल विंड होगा. ऊपर कन्वेक्शनल विंड जाएगा और फिर ऊपर अपने साथ साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लेकर के जाएगा और वो मॉइस्चर फिर लिक्विड में कन्वर्ट करके रेन कराता रहेगा, जिसको हम लोग कन्वेक्शनल रेन कहते हैं. पिछले वाले आर्टिकल में भी हमने यही देखा कि कैसे कन्वेक्शनल रेन होता है. कभी कभार वहाँ पे लाइटनिंग भी हो जाती है, थंडर स्टॉर्म भी होता है. तो साइक्लोन के अंदर भी यहाँ पे लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता ही रहेगा. साथ ही साथ यहाँ लो प्रेशर बनने के कारण होगा क्या कि आसपास का जो एरिया है दैट विल बी रिलेटिवली एट हाइयर प्रेशर, तो वहाँ से विंड्स फिर कन्वर्ज करेंगे इस लो प्रेशर जोन में इस तरीके से. और ये विंड जो कन्वर्ज कर रही हैं, ये विंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्ज ना करके थोड़ा डिफ्लेक्ट होते हुए आएंगी. और ये डिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स.
और ये कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन के कारण होगा कि विंड चारों तरफ से ऐसे घूमते घूमते हुए आएंगी और यहां आकर के आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगी। तो इस तरह से यहां आकर के गोल 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 घूमने लगेंगी। तो बीच में खूब तेज बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रहा है और आसपास में इस तरह से जोर जोर से विंड घूम रहा है। इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन या साइक्लोन। देखिए फिर से इस बात को समझिए, यहाँ पे हीटिंग होगा, लो प्रेशर बनेगा, कन्वेक्शनल विंड होगा, क्लाउड बनेगा, रेनफॉल होगा और आसपास की विंड्स कन्वर्ज करके आएंगी यहाँ पे और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हुए आएंगी और डिफ्लेक्ट होने के कारण वो आकर के एक दूसरे पे ऐसे चढ़ने लगेंगी और ये इस तरह से जब ऊपर चढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम एक साथ है, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन्स। अब इस तरह से साइक्लोन बन गया मान लीजिए हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो एक बार जब ये साइक्लोन यहाँ पे बन गया, मान लो बे ऑफ बंगाल एरिया में बन गया, उसके बाद आपको पता है कि इस एरिया में ट्रेड विंड्स बहती हैं, दे आर प्लानेटरी विंड्स, जिसको परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। इस एरिया में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक फ्लो करेंगी और ये जो प्लानेटरी विंड्स हैं फिर इस साइक्लोन को धक्का मार मार के हमारे लैंड कोस्ट पे पहुंचाता है, ईस्टर्न कोस्ट पे, और लैंड कोस्ट को हिट करने के लगभग 2-2.5-3 घंटे बाद ये साइक्लोन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वाटर सप्लाई तो नीचे से बंद हो गया ना। जब तक ये ओशन के ऊपर है तब तक नीचे से वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर सप्लाई होने के कारण एक्सट्रीमली रेनफॉल हो रहा है एट द आई ऑफ द साइक्लोन। जैसे लैंड को हिट करेगा वहाँ पे वाटर सप्लाई बंद हो गया तो थोड़े टाइम बाद रेनफॉल भी बंद हो जाएगा। दैट इज नोन एज डेथ ऑफ साइक्लोन। अब ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनको बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लार्जर सरफेस एरिया होना चाहिए, सी सरफेस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी छोटे से सी सरफेस में तो ये बन नहीं पाएगा। लार्जर सी सरफेस विथ हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर कंडीशन मिनिमम होनी चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, उससे कम पे फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो वो बीच में एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होने के लिए हमें लो टेम्परेचर, अब लो प्रेशर क्रिएट होने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, एक्सट्रीम हीटिंग चाहिए। उसके अलावा कोरियोलिस फोर्स चाहिए, वी नीड प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और यही कारण है कि जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के नज़दीक जाते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप इक्वेटर के नज़दीक जाते जाते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि साइक्लोन्स नहीं बनते, क्योंकि इक्वेटर पे तो आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट। तो यू हैव टू बी स्लाइटली अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन ऑर्डर टू हैव फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। और हाइयर टेम्परेचर होने के कारण क्या चाहिए हमें, क्या बनता है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर। अब एक और बात आपको समझनी है कि साइक्लोन्स आर मोस्टली फाउंड इन बे ऑफ बंगाल रीजन। अगर इंडियन ओशन के अंदर बात की जाए तो ज़्यादातर जो साइक्लोन्स होते हैं दे आर फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। दे आर वेरी कॉमन हियर बट दे आर वेरी रेयर इन अरेबियन सी एरिया। इसके पीछे का कारण भी बड़ा सिंपल है। देखिए, बे ऑफ बंगाल रिलेटिवली छोटा है और रिलेटिवली छोटा होने के कारण, यानी कि अरेबियन सी के तुलना में ये छोटा है, और छोटा होने के कारण यहाँ ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म होने के कारण ही यहाँ पे साइक्लोन्स बनना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू साइक्लोन क्रिएशन इन अरेबियन सी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड में चेंज देखा गया है। देयर हैज़ बीन चेंजिंग ट्रेंड इन रिसेंट टाइम्स। आजकल आप देखेंगे कि अरेबियन सी में भी बहुत सारे साइक्लोन्स बनने लगे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने लगे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो साइक्लोन ताउके है, ताउते साइक्लोन है, ये भी आप देख रहे हैं अरेबियन सी में ही बना है। और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 4 सालों तक लगातार अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स बने हों। लेकिन आप देखें तो पिछले 4 सालों से लगातार अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स बनते रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में साइक्लोन बना था मेकानू, जिसने ओमान कोस्ट को हिट किया। 2019 में साइक्लोन वायु, जिसने गुजरात कोस्ट को हिट किया। 2020 पिछले साल निसर्ग साइक्लोन, जिसने महाराष्ट्र को हिट किया। और इस साल आप देख रहे हैं कि ताउते, जो फिर से अरेबियन सी के अंदर बना है। तो पिछले 4 सालों से लगातार अरेबियन सी में साइक्लोन्स बन रहे हैं, जो रेयर हैं। पहले कभी इतने फ्रीक्वेंट अरेबियन सी में साइक्लोन्स नहीं बनते थे। तो अब इस पे साइंटिस्ट का क्या कहना है कि वाई देयर हैज बीन चेंज इन ट्रेंड्स। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब ये जो एरिया है अरेबियन सी वाला एरिया, ये भी अब गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है, और वो कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है फॉर क्रिएशन ऑफ साइक्लोन्स। पहले उतनी हीटिंग बस बे ऑफ बंगाल में हो पाती थी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज,
अरेबियन सी के अंदर नहीं हो पाती थी, बट अब अरेबियन सी भी ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, और इस कारण से अब अरेबियन सी में भी फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात कोस्ट पे या कर्नाटका कोस्ट पे और भी ज़्यादा साइक्लोन्स हिट होंगे। और जितना ज़्यादा देखिए, अब कर्नाटका या केरला में साइक्लोन्स नहीं बनते हैं उतने ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से नज़दीक हैं और वहाँ पे जाते जाते जो कोरियोलिस फोर्स है वो कमज़ोर हो जाता है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट जीपीएस ऑफ सार्क्स। इस आर्टिकल में कुछ खास बताने को है नहीं। एटमैक्स इस आर्टिकल से सवाल आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे आपको दे दिया है, एज इट इज़ न्यूज़पेपर से ही कट आउट दिया है। इसको बस पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। देखिए, आपको एक बात तो पता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह भी काम करता है। तो मतलब अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं, अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अर्थ का अपना मैग्नेटिक पोल भी है और ज्योग्राफिक पोल भी है। तो अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट, ये तो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अब जो सार्क मछलियां होती हैं ये दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं, एक ओशन से दूसरे ओशन तक भी ट्रैवल कर सकती हैं। इनकी खासियत ये है कि ये अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस वेयर दे ब्रीड, जहाँ भी इनके बच्चे होते हैं वहाँ पे घूम करके आ जाती हैं हजारों हजारों किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ मैटर ऑफ रिसर्च कि आखिर ये अपना नेविगेशन करती कैसे हैं। अब हाल फिलहाल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उस रिसर्च पेपर में अप्रूव किया गया कि जो सार्क मछलियाँ हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेती हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करती हैं और इस कारण से ये कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती। तो इसी कारण से इस आर्टिकल का नाम दिया गया है जीपीएस ऑफ सार्क्स। ये इनका अपना स्पेशल तरीके का जीपीएस है। हम जीपीएस बनाते हैं अपना विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, एक जगह से जहां दूसरे जगह जाना है आजकल जीपीएस की मदद से हम आराम से पहुंच जाते हैं। ये सार्क मछलियां मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं, अपने आप को पोजीशन करती हैं, नेविगेट करती हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again taken from Science and Technology segment. It is about China's mission on Mars. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो देखिए, पिछले साल जुलाई में चाइना ने अपना पहला मार्स रोवर मिशन भेजा था जिसका नाम है तियानवेन-1। पिछले साल भी मैंने इसको कवर किया था। तो एक बार 3 तरह के जो बेसिक मिशन होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई इस तरह का मिशन भेजा जा रहा है, स्पेस मिशन, जिसको बस इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक प्लैनेट के अराउंड जाकर के बस रिवॉल्व करे या ऑर्बिट करे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो ऑर्बिटर के बाद अगला स्टेप भी कर पाते हैं कि ऑर्बिट करने के थोड़े टाइम बाद जाकर के उस प्लैनेट पे लैंड भी कर जाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंडर मिशन। और एक स्टेप इससे भी आगे का एक मिशन हो सकता है जिसमें ये जो लैंडर मिशन है ये अब इस सरफेस पे वॉक भी करने लगे, रोल भी करने लगे, तो इस मिशन को कहते हैं रोवर मिशन। और जो तियानवेन-1 है ये रोवर मिशन है चाइना का, जो मार्स के ऊपर रोल करेगा। मतलब ये ऑर्बिटर तो है ही है, लैंडर भी है और रोवर भी है। और ये चाइना का ये रोवर मिशन है जो अब मार्स पे लैंड कर गया है। और इसके साथ ही चाइना एक सक्सेसफुल कंट्री बन गया है हैविंग रोवर मिशन ऑन मार्स। ये चाइना का पहला अटेम्प्ट है जिसमें चाइना सक्सेसफुल हुआ। इसके पहले चाइना ने रसिया के साथ मिलकर के 2011 में एक ऑर्बिटर मिशन भेजने की कोशिश की थी मार्स के अराउंड, जो फेल हो गया था। अभी तियानवेन-1, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल जुलाई में इसको लॉन्च किया गया। इस साल 2021 के फरवरी में ये ऑर्बिट में पहुंच गया मार्स के। अब करंट न्यूज ये है कि ये मार्स के ऊपर लैंड भी कर चुका है और लैंड के साथ साथ अब इसके अंदर एक रोवर लगा हुआ है। इस लैंडर मिशन के अंदर एक रोवर लगा हुआ है जो अब इससे उतरेगा और आगे जाकर के घूमेगा, रोल करेगा। इस रोवर का नाम है जुरोंग। जुरोंग का मतलब होता है प्लैनेट ऑफ फायर इन चाइनीज लैंग्वेज। तो ये देखिए जुरोंग, ये देखिए ये मशीन, ये लैंडर के ऊपर इस तरह से लगा हुआ, इंस्टॉल किया हुआ है। अब धीरे से ये उतरेगा और इस पर रोल करेगा और रोल करके ये क्या करेगा, यहाँ से सैंपल, सॉइल सैंपल कलेक्ट करके वापस से इस पे आकर के इंस्टॉल हो जाएगा और ये लैंडर वापस से उड़ेगा, ऑर्बिटर के साथ जुड़ करके वापस से हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा। इसके साथ ही ये सॉइल सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लाएंगे। और इसके साथ ही चाइना दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने मार्स के ऊपर सक्सेसफुली लैंडिंग और रोवर मिशन लॉन्च किया है। द फर्स्ट टू कंट्री आर द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, जिन्होंने मार्स के ऊपर लैंडर एंड रोवर मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। हमारा जो ऑर्बिटर मिशन था जिसको हम लोग मंगलयान कहते हैं, दैट वाज मार्स ऑर्बिटर मिशन दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय इसरो इन 2016।
The next article is taken from Assam segment. It is about Assam government is buying more stakes in Numaligarh Refinery Limited, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो न्यूज़ क्या है सीधा वही समझते हैं। असम सरकार ने फैसला लिया है कि वो लगभग 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले से तो इन्वेस्टमेंट है ही, अब 2000 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही असम सरकार का ओवरऑल शेयर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बढ़ करके 26% तक हो जाएगा। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी समझते हैं। ओवरऑल जो डिविडेंड मिलता है असम सरकार को, मतलब एक प्रॉफिट का हिस्सा जो हर एक शेयर होल्डर को मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। ओवरऑल जो डिविडेंड मिलेगा अब असम सरकार को फ्रॉम नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड दैट विल गो अप टू 900 करोड़ प्लस अब टोटल 26% शेयर्स हो गए असम सरकार के इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। और इसके साथ ही असम सरकार एक तरह से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बन गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में। और कोई भी मेजर डिसीजन अब बिना असम सरकार के कंसेंट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के रेस्पेक्ट में नहीं लिया जा सकता। ऐसा क्या है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी जरा समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में अगर कोई मेजर फैसले लेने हैं तो उस फैसले को लेने के लिए कम से कम 75% यस वोट होना चाहिए। कम से कम 75% तक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोले कि हाँ ये फैसला होना चाहिए, तभी जाकर के वो फैसला होता है। अब अगर मान लो कि किसी एक शेयर होल्डर के पास 26% वोट है, 26% शेयर्स हैं, मतलब 26% वोटिंग राइट्स भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर हो गया है, उसके पास टेक्निकली वीटो पावर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ना बोल दिया, मान लीजिए असम सरकार के पास अब 26% वोट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, और कोई भी फैसला नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को लेकर के करना है तो उसके लिए 75% यस चाहिए। अब असम सरकार ने अगर कह दिया नो ये फैसला नहीं हो सकता, तो बाकी सारे शेयर होल्डर्स भी अगर यस कहते हैं तब भी तो सब मिलाकर के 74% ही होता है। तो टेक्निकली असम सरकार के पास पावर मिल चुका है कि किसी भी मेजर फैसले को ब्लॉक कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, इसका इमोशनल अटैचमेंट भी है, और इसी कारण से असम सरकार चाहती थी कि इसमें हमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का या इन्वेस्टर का दर्जा मिले। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इट इज इन मोरंगी एरिया ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड पीपल ऑफ असम हैव इमोशनल अटैचमेंट विद नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसको असम अकॉर्ड के बाद भारत सरकार के कमिटमेंट द्वारा बनाया गया था, तो इट वाज रिजल्ट ऑफ असम अकॉर्ड, तो इसी कारण से इसको अकॉर्ड रिफाइनरी भी कहते हैं। और असम अकॉर्ड अपने आप में आपको पता है इमोशनल मुद्दा है। असम के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, तब जाकर के हम असम अकॉर्ड मिला था, तो इस कारण से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी इमोशनल माना जाता है। इमोशनल अटैचमेंट है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से असम के लोगों का। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 181 to 185. Topic number 181 is about Blue Flag Program. It is for beaches and marines that is run by international non-government और non-profit organization जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। सरल शब्दों में कहें तो ये ब्लू फ्लैग एक तरह का टैग है, सर्टिफिकेट है, जो क्लीन इन्वायरमेंटली गुड या सस्टेनेबल बीचेज को दिया जाता है। इसको देने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसको 1985 में स्टार्ट किया गया फॉर यूरोपियन कंट्रीज, बाद में 2001 के बाद से दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज के लिए इसको एक्सपैंड कर दिया गया। इंडिया के अंदर टोटल 12 ऐसे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रोग्राम का टैग मिल चुका है। शिवराजपुर बीच इन गुजरात, घोगला बीच इन दीव, भोगावे बीच इन महाराष्ट्र, मीरामर बीच इन गोवा, पादुबिरी एंड कासारको बीच इन कर्नाटका, बंगारम बीच इन लक्षद्वीप, कप्पड़ बीच इन केरला, कोवलम बीच इन तमिलनाडु, एडन बीच इन पुडुचेरी, राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार एंड ऋषिकोंडा बीच इन आंध्र प्रदेश एंड गोल्डन बीच जिसको पूरी बीच भी कहते हैं इन उड़ीसा। Please attempt this question based on topic number 181. Topic number 182 is about dam rehabilitation and improvement project. Its objective is to strengthen dam safety of the existing dams. It will provide institutional setup of participating states and implementing agencies to improve the overall safety standard of existing dams. इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम वर्ल्ड एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 182. टॉपिक नंबर 183 इज अबाउट ऑपरेशन मेरी सहेली. इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन मेरी सहेली इनिशिएटिव दैट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू वुमेन अक्रॉस ऑल रेलवे जोन्स इन इंडिया. इसमें होगा क्या कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो वीमेल कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो रेलवे में ट्रैवल करने वाली
वीमेन से बात करेंगी, उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगी और उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगी कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वाइल ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 183। टॉपिक नंबर 184 इज अबाउट जीएसटी काउंसिल। 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पेव्ड वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीएसटी टैक्स सिस्टम, जिसका नाम है जीएसटी, और इसके साथ ही एक काउंसिल भी बनाई गई, जीएसटी काउंसिल। जिस जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279A, मतलब इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल quorum is required for conducting a meeting. Every decision in the council is taken on the basis of at least 3/4 vote, मतलब 75% वोट चाहिए, yes चाहिए, तब जाकर के फैसला होगा। वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव a weightage of 1/3, while votes of all state government together is 2/3. Every decision of the council, as I said, will be taken by the majority of not less than 3/4 of the weighted votes. Please attempt this question based on topic number 184. Topic number 185 is about एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसआर रिपोर्ट जिसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, और दिस इज कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम। इट हैज़ बीन कंडक्टेड फॉर लास्ट 15 ईयर्स। इसमें सर्वे किया जाता है रिगार्डिंग एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स ऑफ रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन गोइंग in schools. Please attempt this question based on topic number 185. This is the answer of question number 176 to 180 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। गोलान हाइट्स belongs to Middle East, so the correct answer is option B. So the following statements are true about India's external trade. India has a surplus in trade in services while deficit in trade in merchandise goods. Absolutely correct. Over the last 5 years, India's surplus in services has increased steadily. This is wrong. Last 5 years, India's surplus in services has decreased steadily. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.